एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतानी क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या फिर हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीटेट 2025 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो लेक्चर 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था क्या, लैंग्वेज, ओके। और अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच एंड देन इसको कंटिन्यू करते हैं विद अ ग्रेट जोश एंड ज़ील, ओके। तो यहाँ पे एक्विजिशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? एक्विजिशन का मतलब होता है क्या, अर्जन, राइट। जो चीज हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और लर्निंग का मतलब है अधिगम या फिर सीखना, अधिगम या फिर सीखना, राइट। तो दोनों टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम देख लेते हैं क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इनके डिफरेंसेस पे, ओके। तो एक्विजिशन वर्ड या अर्जन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि जो लैंग्वेज हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं वही लैंग्वेज क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। उसको उन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, उनको किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाके उसको फॉर्मल वे में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना एफर्ट के साथ अपने एनवायरनमेंट से वो चीजें सीख जाते हैं अपने आप। अब आप देखिए कि अगर एक बच्चा जो 2 to 3 ईयर्स के बिटवीन है, 2.5 से 3 साल का है, और वो स्कूल जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहीं जाके लैंग्वेज सीख रहा है? नहीं, वो लैंग्वेज अपने घर से सीख के आया होता है। कौन सी लैंग्वेज सीख के आया होता है? जो उसकी क्या होती है, मदर टंग होती है। वो साउथ इंडिया का बच्चा है अगर, तो वो तमिल तेलुगु बोल के आएगा, और अगर वो इधर साइड का नॉर्थ का है तो फिर वो क्या करेगा, वो हिंदी में प्रोफिशिएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिना स्कूल जाए ही हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन, जब वो क्या करता है, एफर्टलेसली। तो यहाँ पे मैं 1 by 1 इसके कुछ टर्म्स लिख रही हूं जिससे आपको पता लगेगा कि एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज ये कि जो एक्विजिशन होता है वो कैसा होता है, वो एफर्टलेस होता है। सेकेंड थिंग क्या हमने देखी कि वो आप किससे सीखते हैं, फ्रॉम एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट से, आसपास के लोगों से सीख जाते हैं। और हमने क्या देखा कि ये इनफॉर्मल वे में सीखते हैं, इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। और ये हम अपने आप सीख जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, ठीक है। एक छोटा बच्चा है जो धीरे धीरे बोलना अपने मम्मी पापा की जैसा स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पे उसे नहीं पता होता है कि वो लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है, वो अपने आप सीखता जा रहा है इनफॉर्मल वे में, विदाउट एफर्ट्स। और वो किससे सीख रहा है? सिर्फ प्रैक्टिस से और इमिटेशन से। इमिटेशन का मतलब हो गया कि वो देख के लोगों को सीख रहा है, ठीक है, नकल करके सीख रहा है, ओके। और कैसे सीख रहा है वो? सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अचेतन मन होता है ना, अचेतन मन से सीख रहा है, राइट। जैसे अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो वहां पे हम कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं कोई भी चीज, क्योंकि नई भाषा जो होती है वो हमें ऐसे ही थोड़ी ना आ जाती है। अब जो लैंग्वेज हमारे घर में बोली ही नहीं जा रही है, वो लैंग्वेज अगर हमें सिखाई जाएगी तो फिर हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस के साथ में, और कैसे, और एफर्ट के साथ में सीखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अब मैं कहूं कि अधिगम क्या है, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग क्या करते हैं हम, एफर्ट के साथ सीखते हैं। अगर वो हमारी मदर टंग नहीं है तो, राइट। तो इसमें आपको क्या करेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम कैसे सीखते हैं, फॉर्मल वे में सीखते हैं, विद रूल्स, ठीक है। हम ग्रामेटिकल रूल्स यूज करते हैं उसको, क्योंकि हम इंग्लिश के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी है, तो इसलिए हम इंग्लिश के एस्पेक्ट में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हम किस में सीखेंगे, फॉर्मल वे में सीखेंगे एंड रूल्स के साथ में सीखेंगे, क्लियर है। देन हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सीखते हैं, कॉन्शियस माइंड से। और हम कैसे सीखते हैं इसको, और हम कैसे सीखते हैं, अच्छा, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, ये टारगेट लैंग्वेज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज होती है। जबकि जो एक्विजिशन होती है ये हमारी L1, ठीक है, ये हो गई हमारी कैसी, L
L2, जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और वो तमिल सीखना चाहता है, तो वो उसकी L2 क्या हो गई, वो तमिल हो गई, राइट, हिंदी स्पीकिंग के लिए। और यहाँ पे L1 जो हमारी क्या है, एक्विजिशन, जो हमारी क्या है, मदर टंग है। तो एक साउथ इंडियन बच्चे के लिए मदर टंग उसकी क्या हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी, तमिल हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी, राइट। तो वो उसकी क्या होगी, लैंग्वेज 1 हो गई। पर अगर हम अपने एक्सपेक्ट में बात करते हैं तब वहां पे हमारी मदर टंग क्या हो गई, मोस्टली हिंदी हो गई, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये हमारी मदर टंग है, इसी को हम रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, और इसी को हम होम लैंग्वेज बोल सकते हैं और नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, राइट, नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको अब एक्विजिशन एंड लर्निंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो भाषा है उसका सीखना क्या होता है और भाषा का अर्जन क्या होता है। अर्जित हम वो चीजें करते हैं जिसमें हमें एफर्ट नहीं लगता, जो हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट गोइंग टू द स्कूल या एनी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई किसके अंदर, एक्विजिशन के अंदर। और लर्निंग हम कैसे करते हैं, एफर्ट्स के साथ करते हैं, फॉर्मल वे में करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं, राइट। और टारगेट लैंग्वेज हम किसको कहते हैं, जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं हमारी टारगेट लैंग्वेज या फिर L2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक जो लिंग्विस्टिक है वो है हमारे नॉर्म चॉम्स्की, ठीक है। साइकोलॉजी में हम इन्हें पढ़ते भी हैं CDP में। तो इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा था कि भाषा जो है ना बच्चे, उनके अंदर एक पहले से ही क्या होती है, एक उनके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट, एंड डिवाइस। ये हमारे पास एक डिवाइस या इक्विपमेंट होता है जो हमारे अंदर ही होता है, राइट। और इसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होती है कि हम भाषा को सीख जाते हैं अपने आप ही, विदाउट एनी एफर्ट्स। क्योंकि यहाँ पे एक्वायर करने की बात हो रही है, इसका मतलब वो हम अपने आप सीखते हैं। क्लियर है? और एक उन्होंने टर्म बताया था क्या, यूनिवर्सल ग्रामर, कि हर एक ह्यूमन, जो भी आपका ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास पहले से ही एक यूनिवर्सल ग्रामर होगी, या फिर आप कहते हैं कि एक ऐसा इनेट स्ट्रक्चर होता है जिससे वो बिना किसी ग्रामेटिकल रूल के और क्या कर देता है, आपको सही प्रोनाउंसिएशन या फिर सही आपको जो सेंटेंसेस है वो बोलना सिखा देता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि बच्चा क्या कहता है, पापा आए, ठीक है, मम्मी आई, वो कभी नहीं कहता कि मम्मी आया और पापा आई, राइट। तो इसका मतलब उसके अंदर ये पहले से ही पता है। अब है तो ये वैसे ग्रामर का रूल ना, कि मतलब अगर मम्मी है तो वो शी होगी और पापा है तो ही होंगे, राइट। तो आया आई वो इस हिसाब से लगाएगा, बट उसको अभी तो नहीं पता ना, अभी तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो वो स्कूल गया ही नहीं है, राइट। तो इस टाइम पे जो आपकी यूनिवर्सल ग्रामर है, जो एक ह्यूमन बॉडी में पहले से ही रहती है, उसकी हेल्प से वो क्या करता है, इन चीजों को अपने आप सीखता है, ठीक है। तो ये पहले से ही उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से क्या बोलता है, वो करेक्टली सेंटेंसेस को बोलता है, राइट। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन। तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक्विजिशन की स्टेजेस क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर और आपका जब तक बच्चा बोलना नहीं स्टार्ट कर देता फुल सेंटेंस, वहां तक की बात की गई है। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी कौन सी, कूइंग, इसे कूकना या कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेज जो होती है बच्चों की, ये 6 वीक्स तक के लिए होती है। कब तक के लिए? 6 वीक्स, मतलब 6 हफ्ते तक का बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, एक हल्की सी साउंड निकालेगा, आवाज निकालेगा, मतलब वो सेंटेंस या फिर वर्ड नहीं बोलता, या वो कोई एक अल्फाबेट नहीं बोलता, वो क्या करता है, वो बस हल्की सी आवाज निकालता है, और उसको आप कह सकते हैं बेबी साउंड। क्या कह सकते हैं आप? बेबी साउंड,
ठीक है, ये 6 हफ्तों की बात की गई है। इस स्टेज में बच्चा क्या रहता कहता है, वो कूइंग करता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, विच इज बेबलिंग। बेबलिंग मीन्स बलबलाना, है ना। तो यहाँ पे 6 मंथ्स तक का बच्चा, 6 महीने तक का बच्चा क्या करता है, बलबलाता है। मतलब वो कोई एक वर्ड नहीं बोलता, वो सेंटेंस तो नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, वो सिर्फ ऐसे एक एक मतलब अल्फाबेट समझ लीजिए, जैसे द द द द, है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि वो दादा बोल रहा है, अपने ग्रैंडफादर को बुला रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक हल्का सा एक अल्फाबेट सा प्रोनाउंस करता है, दैट इज द। ठीक है, यहाँ पे उसने कोई भी वर्ड नहीं बोला। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब देखते हैं क्या वन वर्ड, जो वन वर्ड की स्टेज होती है वो कौन सी वाली होती है, जिसमें बच्चा 1 साल का हो जाता है। ठीक है, यहां पे वो क्या करेगा, यहां पे वो एक वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा। जैसे कि उसने अपनी मम्मी को बुलाना स्टार्ट कर दिया, मम्मा, ठीक, या फिर पापा। क्लियर, समझ आया आपको, ये हो गया उसका वन वर्ड का। ठीक है, देन आपकी 2 वर्ड की जो स्टेज आती है वो कब से कब तक की आती है, वो आती है आपकी 1 साल से और 1.5 साल तक के बीच। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे वो 2 वर्ड्स बोलता है। मतलब एक तरीके से उसका जो 2 वर्ड का वो है, वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही माना जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर वो बोलेगा क्या, पापा आ जाओ, अगर वो अपने पापा को बुलाएगा तो वो क्या कहेगा, पापा आ जाए। ये उसका, उसके लिए ये उसका फुल सेंटेंस है कि वो अपने पापा को क्या कर रहा है, बुला रहा है, राइट। या फिर मम्मा आ जाओ, ठीक है, मम्मा भूख, या फिर हंग्री। ठीक है, ये दो आपका क्या हो गया, 2 वर्ड का वो हो गया बच्चे का। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 साल तक रहता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कहां से कहां तक की एज में, 2 to 4 ईयर्स की एज में बच्चे क्या करते हैं, फुल सेंटेंस बोलते हैं। फुल सेंटेंस, मम्मी मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री। ठीक है, वो जहां से बिलोंग करता है, जैसे उसकी पेरेंट्स की लैंग्वेज है, जैसे उसकी मदर टंग है, वो उसी तरीके से बोलेगा। ठीक है, या तो वो बोलेगा आई एम हंग्री, या फिर बोलेगा मम्मी भूख लगी। ठीक है, मम्मी भूख लगी, राइट। क्लियर है आपको, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में इस सेंटेंस को पूरे पूरे को बोल लेता है। अब देखो 2 to 4 ईयर्स की जो एज है, इसी में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है। इसका मतलब उसने पहले से लैंग्वेज सीख रखी है, बस डिफरेंस इतना है कि एक लैंग्वेज वो स्कूल में जाने के बाद सीखना स्टार्ट करता है, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज L2। वो इंग्लिश भी हो सकती है या कोई भी उसकी मदर टंग के अलावा कोई भी एक लैंग्वेज, राइट। बट हम यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश के ही एस्पेक्ट में बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 to 4 की एज में वो जब जाना शुरू करता है स्कूल, तो पहले से ही सीखा सिखाया होता है, उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो अपने आप सीख के आया होता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, यस, ये एक और टॉपिक है, टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल पीरियड ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखने में आपका जो क्रिटिकल पीरियड है वो क्या होता है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझेंगे। क्रिटिकल पीरियड होता है आपका 2 to 6 ईयर्स की एज के बीच। मीन्स आप कह सकते हैं इसको अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, इस एज में, इस टाइम पीरियड में या इस एज ग्रुप में बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी वे में, मतलब बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर ईयर्स में बच्चे का जो LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, कोई भी अदर लैंग्वेज, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, अब आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड,
हाँ, इस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, इस टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, उसका जो एलईडी है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, वो वीक हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब आप एक इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि जैसे छोटे पे बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें छोटे से ही साइकिलिंग करवाई जाए तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। बट वही अगर देखा जाए कि एक 40 ईयर या 45 प्लस वाली एज में अगर आपको बोला जाए, पहले से आपको साइकिल चलानी नहीं आती और उस एज पे आपको बोला जाए कि अब आप साइकिल चलाइए, सीखिए साइकिल चलाना, तो ऑब्वियस है कि या तो आप नहीं सीख पाएंगे, और अगर आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और आप उसको सीखना ही चाहते हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसने वो साइकिल किस एज से स्टार्ट किए सीखना, 4, 5, 6 साल की एज से, राइट। तो ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई हो सकता है, बट हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बात करते हैं कि जो भी लैंग्वेज वो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है वो इस एज पीरियड में जल्दी सीखेगा। अब जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके अंदर ये एलईडी क्या होगा, एलईडी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एक्विजिशन हमारा कैसा हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तो हम सेकेंड लैंग्वेज सीखने में दिक्कत करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी किसकी बात, क्रिटिकल पीरियड की बात, ठीक है। ओके, अब कुछ ये टर्म्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के एस्पेक्ट में देखेंगे हम कि फोनीम्स क्या होते हैं। फोनीम्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, साउंड्स। इसी से एक वर्ड और आपने सुना होगा और कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, फोनोलॉजी, ठीक है। फोनोलॉजी क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, साउंड्स के बारे में या फोनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ फोनिम्स। क्लियर है? ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो टर्म है वो है हमारे पास मॉर्फीम, और इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ड्स। देखो, कोई भी लैंग्वेज है वो सबसे पहले कहते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऐसे बोलते हैं ना, बेसिक यूनिट जो होती है, स्टार्टिंग, वो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वो हम शब्दों से नहीं, सेंटेंसेस से नहीं, कहां से स्टार्ट करते हैं, ध्वनियों से स्टार्ट करते हैं या साउंड से, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाए जाते हैं, फोनेटिक साउंड सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए फॉर, हम बोलते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो हम यहाँ पे कहेंगे ए। अब ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं हम वो भी बच्चों को सिखाते हैं, राइट। इसी तरह से बी, तो बी फॉर हम कहते हैं क्या, बॉल, तो यानी कि ये कैसा निकल रहा है, ब। अब बी फॉर बॉल भी हो सकता है, तो बी फॉर बैलून भी हो सकता है, राइट। बी फॉर आपका बैग भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी चीजें हम सिखाते हैं बच्चे को, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फोनेटिक साउंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फीम का क्या मतलब है, वर्ड्स है, ध्वनियों, और उसके साथ में अगर आपके वॉवेल्स मिल जाते हैं तो वहां से मिलके दो तीन ध्वनियों मिला के आपकी बन जाते हैं क्या, वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या होंगे आपके। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आते भी है। तो ये हो गया आपका स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स या फिर स्टडी ऑफ वर्ड्स, आप इसको कह सकते हो वर्ड्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका क्या, सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अभी हमने साउंड्स की बात की, फिर हमने वर्ड्स की बात की, ठीक। और अब हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंसेस की। मीनिंगफुल सेंटेंसेस जिनका कोई क्या है, जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, राइट। वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं सिमेंटिक, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा क्या, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या होता है, सेट ऑफ, जैसे अगर आप पूरे उसकी बात करें तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनका एक सेट। ग्रामर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसी तरह से उसी का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सिंटेक्स। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि हमें सेंटेंसेस को किस फॉर्म में अरेंज करना है, फ्रेजेस को कैसे लिखना है, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, वो फिक्स करता है क्या, सिंटेक्स फिक्स करता है। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा है ना ये, कि सबसे पहले होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट,
देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, एक सेंटेंस ले लेते हैं इसका, जैसे मैं लिख रही हूं आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाती हूँ। ठीक है, तो पिज्जा खाती हूँ, यहां पे मैंने ऐसे नहीं बोला, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती तो पिज्जा आई ईट, राइट, या फिर मैं ऐसे लिख देती आई पिज्जा ईट, क्या कुछ बना? क्या कोई ये सेंटेंस फॉर्मेशन हुई? नहीं। तो हमें सिंटेक्स से ये पता लगता है कि पहले क्या यूज करना है, पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन हमें वर्ब लगानी है, देन हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, राइट। तो ये चीजें कौन बताता है? ये सिंटेक्स बताता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी आई होप। तो अब लास्ट जो आपका टर्म है उसको देख लेते हैं। हाँ, ये टर्म्स आपके कैसे हैं? ये गलत है। ठीक, अब देखते हैं क्या इनोटेशन। इनोटेशंस क्या होती है? जैसे हम कोई भी अगर एक रीडिंग वाली चीज पढ़ते हैं तो उसमें कई बार साउंड्स में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। किसी बात को हम तेज बोलते हैं और किसी बात को हम धीरे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है किसका, लैंग्वेज का, कि हमें किस तरह से बोलनी है किस बात। ठीक है, गुस्से में आदमी बोल रहा है तो ऑब्वियस है उसकी जो पिच होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो धीरे हो जाएगी, और अगर बहुत ही सैडनेस में बात कर रहे हैं तब आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही स्लो हो जाएगी, राइट। तो इनोटेशंस बताते हैं क्या, राइज एंड फॉल इन वॉइस। हमारी वॉइस के अंदर जो क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इनोटेशंस होते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये आपका सारा पार्ट हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आई होप समझ आ गया होगा आपको। और अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 10 to 12 क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, और जो हमने लेक्चर 1 देखा था उसमें भी हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो ये 15 डेज में आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, 15 to 16 लेक्चर में, और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई गारंटी। ओके, अगर आप लेक्चर्स को क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा का जो अर्जन है ये कब होता है, केवल कब होता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन। ठीक है, यह हम अपने आप एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। छोटे बच्चे को नहीं पता ग्रामर के रूल्स क्या हैं, फिर भी वो बोलता है क्या कि मम्मी मुझे भूख लगी, वो करेक्टली बोलता है आई एम हंग्री। ठीक है, उस टाइम आपको कोई रूल नहीं पता होता। तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया, कि रूल्स ऑफ ग्रामर की बात हम किस में करते हैं, लर्निंग में करते हैं। ठीक है, द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है कि जब आप उसको अवार्ड दोगे तभी वो एकदम से लर्निंग या भाषा सीख जाएगा। नहीं, कोई अवार्ड थोड़ी दिया जाता है इसके लिए, राइट। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, चाइल्ड को क्या होगा, एक्सपोजर मिलेगा, जो भाषा वो सीखना चाह रहा है उसका एक्सपोजर मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो क्या कर रहा है, बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है लैंग्वेज को विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। मतलब यहाँ पे वो कॉन्शियस नहीं, मैंने आपको बताया था सब कॉन्शियस माइंड से हम क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। ठीक है, एक्सपोजर मिलना। ठीक है, एक्सपोजर मिलना का मतलब क्या होता है, ये जब हम लैंग्वेज टू लर्न करते हैं, ठीक है, जब हम उसको अधिगम करते हैं उसका, तब यूज में आती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, उस लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाए। जैसे अगर टीचर इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है और उसको कैसे बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में बच्चों को क्या दे रहा है, किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, तब वो क्या करता है, बच्चा इजिली गेन कर लेता है, राइट। तो ये तो तब की बात हो गई। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो जो हम विदाउट कॉन्शियस अटेंशन से सीख लेते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्विजिशन होती है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी।
क्लियर है? ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। ओके, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। कौन सा सही नहीं है? आपको इस वर्ड को, जो ये नॉट वाले वर्ड होते हैं, इनको आराम से देखना होता है, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम पेपर करते हैं तो वहां पे ये नॉट इग्नोर हो जाता है और हम गलत करके आते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, मतलब नहीं वाला। कौन सा लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में सही नहीं है? एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो ये तो सही बात है, ठीक है, पर हमें नहीं वाला चाहिए। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल, ये तो हम लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये तो हमारा क्या है, पूरे जीवन भर का, आजीवन, ठीक है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, लर्निंग क्या करती है, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी में बदल जाती है, उसका रिजल्ट होता है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो क्या ये कॉग्निटिव एबिलिटीज दिखाता है? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाता, ठीक है। और बिल्कुल लर्निंग कैसे, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी लाती है, राइट? जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसमें हम क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका डी है, जो क्या है, इनकरेक्ट है, और वहां पे इनकरेक्ट ही पूछा था। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, which one of the theory based on the habit formation says that humans or any creatures give response due to stimulus or human learn due to stimulus? ठीक है, कि क्या करते हैं कोई भी क्रिएचर, किसी की भी बात की गई है, जरूरी नहीं है सिर्फ मानवों की बात की गई है, ह्यूमन बींग्स की, वहां पे कह रहा है एनी क्रिएचर्स। आपको याद होगा कि सीडीपी में हमने क्या पढ़ा था कि जो इवॉन पावलोव थे, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई की थी, ठीक है। वहां में उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि घंटी बजाते हैं और वो आता है और उसके बाद में उसकी क्या होने लगती है, सलाइवा निकलने लगती है, लार निकलने लगती है। तो वो पता चल जाता है उसे घंटी बजते ही कि हाँ अब खाना मिलेगा। तो इसका मतलब ये उन्होंने क्या कर दिया, वो कंडीशनिंग कर दी, ठीक है। और दूसरा एक टर्म है क्या, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई एक लालच जो आपको दिया जा रहा है और आपसे क्या करवाया जा रहा है, एक ऐसी टारगेट, एक काम करवाया जा रहा है आपके लिए, जो हमने एक ऑब्जेक्टिव सोच रखा है वो अचीव कैसे होगा, उसके लिए हम आपको क्या देते हैं, कुछ लालच देते हैं, राइट। तो वहां पे डॉग के साथ भी यही किया गया, ठीक है। तो वो चीजें किसमें आ जाती हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाती हैं। इसका यूज किसने किया था, स्किनर ने भी किया था, ठीक है, और किसने किया था, पावलोव ने भी किया था। क्लियर, समझ आया आपको? तो इसका सीधा सा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग इन अ चाइल्ड और एडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने बताया था भाषा के बारे में कि वो किस तरीके से सीखता है। तो पहला ऑप्शन है इनबॉर्न एबिलिटी, सेकेंड इज साइंटिफिक एटीट्यूड, यहां पे एटीट्यूड है, ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन मतलब आसपास के लोगों से सीखना, और इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टिमुलस। तो वाइगोत्स्की ने हमेशा बात की है किसकी, कि वो कैसे सीखता है, वो सामाजिक जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं उनसे सीखता है, राइट। वो सोशल जितना एक्टिव है उतनी तेजी से वो क्या करेगा, भाषा को सीख जाएगा, ठीक है। क्लियर है? लर्निंग कैसे, बाय सोशल इंटरेक्शन, ये वाइगोत्स्की ने कहा था, और ये आपको याद रखना है, ये हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं, राइट। सीडीपी में भी ये हम पढ़ते हैं इनके बारे में। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनेट स्ट्रक्चर की बात किसने की थी, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, है ना, उसको याद रखना है। नेक्स्ट इज आरती सक्सेना ऑफ इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th, ठीक है। यस, ऑलवेज ट्राइज दैट हर लर्नर्स शुड pronounce the word correctly and spell it correctly. Which aspect of vocabulary development she tries to develop in her learners? देखो आरती सक्सेना ने क्या किया कि उन्होंने बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहती है, वो क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहती है कि वो बच्चे क्या करें, करेक्टली स्पेल करें, जो भी वर्ड है उसको क्या करें, करेक्टली स्पेल करें, उनका प्रोनाउंसिएशन
करेक्ट करें, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो वो क्या करना चाह रही है, डेवलप करना चाह रही है। तो फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, सीमेंटिक। मैंने आपको बताया था सीमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहां कोई मतलब नहीं इस बात का। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, साउंड्स। तो हर एक वर्ड की साउंड्स करेक्टली लेना, ये सारा किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वोकेबुलरी डेवलपमेंट या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। देन आपका है फोनेटिक कम ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब तो सीधा सा लिखने या फिर ड्राइंग से उससे होता है, तो ये तो नहीं लेंगे। लास्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज ग्राफिक, ये भी रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पे ये तीनों गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है जो है आपका क्या, फोनेटिक या साउंड्स। क्लियर है। इंग्लिश का टीचर अगर इंग्लिश को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा या फिर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी हैं तो बच्चे भी कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सिखाने में कि जहां पे टीचर्स ही गलत प्रोनाउंस करते हैं चीजों को, वहां पे बच्चे भी गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये उनकी लर्निंग में बहुत एक गलत इफेक्ट डालता है। ओके, तो पहले तो टीचर को कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को एटलीस्ट गलत तो ना सिखाए, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कई बार घरों में भी ऐसा होता है ना, बच्चे का नाम तो कुछ होता है, उसका कुछ का कुछ बना देते हैं। सोनू है तो सोनू, राइट। शेम है तो सेम, ऐसे ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। डाटा होता है बट उसको बोलेंगे डाटा, ठीक है। तो ये गलत है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। क्या लर्निंग अनकॉन्शियस प्रोसेस है? अभी हमने देखा था कि अनकॉन्शियस नहीं है, ये तो कॉन्शियस प्रोसेस है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक्विजिशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, नहीं, ये वाला अनकॉन्शियस है, तो ये भी गलत हो गया। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ग्रुप एक्टिविटी हेल्प करती है किसमें, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में? डी ऑप्शन इज inputs from the target language in a complex graded manner can help in minimizing the influence of the mother tongue। ये सेंटेंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इनको देख के डरना नहीं है। क्या है, सीधे से देखो कि inputs from the target language in a complex graded manner। अगर आप बच्चे को बहुत टफ तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्या वो समझ पाएगा? उसको नहीं समझेगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जब बच्चे लर्निंग की स्टेज में होते हैं उस टाइम पे आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। कैसे? बहुत ही सिंपल वे में उनको क्या करना है, समझाना है, उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि मदर टंग को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, तो उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया जाए। आप इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स वे में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। अगर मदर टंग का यूज या उसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस कम करना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वे में, सिंपल सेंटेंसेस में बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, जिससे वो इजिली गेन कर पाए और अपनी मदर टंग का यूज क्या कर पाए, कम करे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो यहां पे ऑप्शन आ गया आपका सी, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब आपने पूरे ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े, आपने फॉर्मल वे में पढ़ाई नहीं की, तब आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो काम करती है, तो there is a universal grammar, ठीक है, that applies to all। तो सबसे पहले देखेंगे कोलेक्टुअल लैंग्वेज, क्या मतलब हुआ इसका, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो इसको समझेंगे। उससे पहले यहां देखेंगे मॉडर्न लैंग्वेज। क्या मॉडर्न लैंग्वेज होती है आपके पास में? क्या आप मॉडर्न लैंग्वेज यूज करते हैं? बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। देन आ गया आपका क्लासिकल लैंग्वेज। हमने पढ़ा था कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, राइट। और कौन सी होती है, उड़िया, संस्कृत, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, 6 लैंग्वेज थी। तो क्लासिकल लैंग्वेज तो ये भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि बच्चे ने क्लासिकल लैंग्वेज सीख रखी हो। जब आपके पास कुछ भी नहीं है,
उस टाइम पे वो ग्रामर वर्क करती है आपके किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ही किसके लिए है, ये सारे ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको इस तरीके की जो ये वर्ड है कोलेक्वल, ये समझा देती हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी ऐसी लोकल जो लोकोक्तियां या कुछ इस टाइप की चीजें होती है ना, जो टॉन्ट से होते हैं, जो दूसरे पे हम मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हम क्या नहीं कर सकते, जो हम फॉर्मल एक लिख नहीं सकते, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स बना के हम उनको नहीं लिख सकते, तो वो वाली होती हैं आपकी कौन सी, कोलोक्वियल लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे ये लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें आप बोलते तो हैं, ठीक है, बोलते तो हैं, जैसे आप कह सकते हो हरियाणवी, ठीक है, हम बोलते तो हैं, पुच्छड़ पाड़ दूंगा तेरी, तो ये क्या है, पुच्छड़ पाड़ना। अब इसको लिख थोड़े ना सकते हैं, ठीक है, और ना ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो एक ऐसी बोलियां जो एक रीजनल उससे बिलोंग करती हैं, इसका पर्टिकुलर सिर्फ उसी रीजन से मतलब होता है जहां की ये होती हैं, उसी को इफेक्टिवनेस जो होती है वो सारी, वो रीजनल इफेक्ट आता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो हम प्रॉपर लिख नहीं सकते, ठीक है, प्रॉपर इनका कोई यूज नहीं होता, ये सिर्फ एक रीजन पे वाइज होती है कि वहां पे पर्टिकुलर रीजन पे ये चीजें बोली जाती हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर आपके अंदर पहले से होता है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है, उसके अंदर होता है कि वो उनको सीख लेता है। जब उसको क्या नहीं होता, कोई भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई भी आपके लैंग्वेज के इनपुट्स नहीं मिलते, राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखो नोम चॉम्स्की के हिसाब से क्या है, इनकी थ्योरी के हिसाब से LAD क्या है, लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल। तो बिल्कुल नहीं, फॉर्मल स्कूल में तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से, ग्रामेटिकल उसके हिसाब से करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से। इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, राइट। जो चीजें हमारी फैमिली में हो रही हैं वही हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। हमारे बच्चे कैसे बात करते हैं वो वैसे ही बात करेंगे जैसे उनके मदर या फादर बात करते हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बात करते हैं, या उनके जो आसपास के लोग हैं वो बात करते हैं, या उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, वो बात करते हैं। क्लियर है। तो बच्चे पे उस चीज का पूरा पूरा इफेक्ट आता है। इमिटेट मतलब नकल करना। जेनरेट ग्रामर रूल्स, तो ग्रामर रूल की तो बात ही नहीं हुई, ये तो फॉर्मल वे हो गया। मेमोराइज ग्रामर रूल, अरे भाई नहीं, एक्विजिशन में कहां हम पढ़ते हैं, एक्विजिशन में हम कोई भी ग्रामर रूल नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। क्लियर। ओके, 9th क्वेश्चन इज अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। इसको मैंने इसीलिए अलग से आपको पढ़ाया था, यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज। ग्रेटर ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से, ईज वर्ड क्या है, इजी से, ठीक है, इजी वाला, राइट, आसानी से, बहुत ज्यादा इजीली क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे टाइम की कंपैरिजन में। इस टाइम पे, किस टाइम पे, 2 to 6 या अर्ली चाइल्डहुड, इस टाइम पे सीखता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। ये बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास, कोई मतलब नहीं। बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। प्रिपरेटरी पीरियड क्या होता है, जैसे आपको जब आपके एग्जाम्स होते हैं फाइनल टर्म के या मिड टर्म के, तब क्या होता है, आपको 2-3 दिन की क्या दी जाती है, हॉलीडे दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। तो वो टाइम क्या होता है, प्रिपरेटरी टाइम होता है, जिसमें बच्चा उस चीजों की क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की बात की गई है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज। तो प्रैक्टिस तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसके लिए वो क्रिटिकल पीरियड की क्या मतलब बनता है ना। क्रिटिकल पीरियड बेसिकली वही है जिसमें क्या होता है, आपको बहुत ही आसानी से किसी भी और टाइम की कंपैरिजन में बहुत ही इजीली आप चीजों को सीख जाते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज आपको पता है कौन सी होती है, लीड्स टू ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी दूसरी भाषा। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या है, कोई भी दूसरी भाषा।
जो हम सीखना चाहते हैं, क्या वो प्यूबर्टी की एज के बाद सीख सकते हैं? प्यूबर्टी मतलब होता है कि जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, 18+ पे आप जाते हो। तो नॉर्मल एक्विजिशन हो जाता है? नहीं होता, मैंने आपको बताया था। सबसे सेफ जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? 2 to 6 अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आपकी एलएडी क्या हो जाएगी? वीक होती जाएगी, और आपका जो एक्विजिशन है वो या फिर आपकी लर्निंग जो है वो क्या नहीं हो पाएगी? प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको मुश्किल आएगी, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको मुश्किल आती है चीजों को सीखने में, राइट। ग्रेटर मास्टरी होगी? नहीं, ये कोई मैथ्स थोड़ी ना है जो आप क्या करोगे कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ मास्टरी और डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। लॉस ऑफ मास्टरी में लॉस होना ये इतना बेहतरीन नहीं है जितना कौन सा है? डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। मास्टरी में लॉस हो जाएगा, ये इतना बेहतरीन नहीं है। कौन सा है? डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। आपको सीखने में ही दिक्कत होगी, मास्टरी तो दूर की बात है, आपको सीखने में ही दिक्कत होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। कौन सी? जो घर पे हम बोलते हैं, जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है। होम लैंग्वेज की प्लेस पे आपका कुछ भी आ सकता है। वो हम क्या इन अ नेचुरल वे क्या करते हैं? उसको हम प्रमोट करते हैं, एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, या टॉट सीखी जाती है। तो सीखी सिखाने की तो बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? अर्जन की बात हो रही है। ये तो हम अपने आप क्या कर लेते हैं? एनवायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीरिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। प्रीरिक्विसाइट का क्या मतलब होता है कि कौन सी पहली ऐसी कंडीशन है, फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो इसमें यहाँ पे हो गया आपका मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन और ओरल अप्रोच। तो सबसे पहले आप कैसे होने चाहिए? मोटिवेटेड होने चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड हैं, अंदर से आपने सोच लिया है कि यस ये मुझे सीखनी है, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, तो इस टाइप की चीजें जब आपके माइंड में होती हैं, आप मोटिवेटेड होते हो, तब आप क्या करते हो? लैंग्वेज को सीख जाते हो। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप एक गर्ल हैं, ठीक है, या फिर अगर आप एक क्या हैं? बॉय हैं, ठीक, दोनों ही केस में आप मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लड़की की कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि शादी करनी है, शादी करनी है, लेकिन क्या उसके लिए एक लड़का चाहिए, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है? कि उसे किसी लड़के से शादी करनी है, राइट। और वही चीज सेम इसमें कि अगर वो बॉय है तो उसको किससे शादी करनी है? उसको गर्ल से। तो ये तो पहली कंडीशन है कि भाई लड़की होनी चाहिए, राइट। समझ आया आपको? तो ये हो गया आपका बहुत बेकार सा एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हटा दो, हटा दो इसको, ठीक है। तो क्या समझे आप कि जो पहली कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन, वो क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन होनी चाहिए। तो प्रीरिक्विसाइट का मतलब होता है फर्स्ट जो आपका स्टेप है, सबसे पहला वाला लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ओके, क्लियर है? आई होप यहां से आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।